Hello everyone. In the last lecture, we discussed the topic of the chapter 3, which talks about the facts which need not to be proved, in which we saw there is the concept of the judicial notice, section 51 and 52, which talks about the judicial notice. The such facts जो सभी को पता है, जो एक सभी की मिस्चीवियस माइंड में है, सभी को पता है, उस चीज के ऊपर कोर्ट जुडिशियल नोटिस ले सकता है। इसका पर्पस क्या था कि एक तो ये कोर्ट का और पार्टीज का टाइम एंड मनी दोनों चीजें सेव होती हैं। हमने देखा था कि जो लिस्ट है सेक्शन 52 में, दैट लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव लिस्ट, ये हमें बताया था ओंकार नाथ वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1977 सुप्रीम कोर्ट में, राइट। उसके बाद हमने देखा था सेक्शन 53। 53 बात करता था कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कि पार्टीज एडमिट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर आपको आपको एविडेंस लेके आने की कोई जरूरत नहीं है। बेस्ट एविडेंस रूल का यही एक प्रिंसिपल है कि हमने जिन चीजों के ऊपर पार्टीज खुद से ही एडमिट कर रही हैं, हमने देखा था कि एडमिशंस आर द बेस्ट एविडेंसेस, राइट। तो सेक्शन 53। उसके बाद हमने देखा था सेक्शन चैप्टर फोर्थ। चैप्टर फोर्थ बात करता था ओरल एविडेंस के बारे में। इसमें हमने देखा था कि जो किसी कोई डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट का जो कंटेंट्स है, कंटेंट्स आप ओरल एडमिशन एविडेंस उसके आप नहीं दे सकते। आपको डॉक्यूमेंट को ही प्रोड्यूस करना है, आप वहाँ ओरल एविडेंस एडमिसिबल नहीं है। सेक्शन 54 में हमने ये चीज की थी कि ऑल फैक्ट्स मे बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस एक्सेप्ट द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। हमने देखा था कि डॉक्यूमेंट के तीन एलिमेंट्स होते हैं, कंटेंट, कंडीशन, एग्जिस्टेंस। कंडीशन और एग्जिस्टेंस के ऊपर आप एविडेंस आप दे सकते हो, ओरल एविडेंस आप दे सकते हो। और जहां बात कर रहे हैं कि जहां पे आप ओरल एविडेंस दे सकते हो, तो क्या ओरल एविडेंस आप दे सकते हो। सेक्शन 55 बात करता है कि जो आपका ओरल एविडेंस होगा वो क्या होना चाहिए, डायरेक्ट होना चाहिए, इनडायरेक्ट नहीं होना चाहिए। जिसने जो चीज देखी वही इंसान आके कोर्ट में बता रहा है, तो भी हम उसको क्या कहेंगे, डायरेक्ट एविडेंस कहेंगे। फिर हमने बात की थी सेक्शन 56 के ऊपर। जो हमारा सेक्शन 56 है वो कहता है कि द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट मे बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस और सेकेंडरी एविडेंस। यहाँ पे वर्ड में लिखा गया है। मे का मतलब क्या होता है कि या तो आप इससे कर सकते हो या आप इससे कर सकते हो। तो बट इन्होंने वर्ड यहाँ पे शेल नहीं लिखा। अगर यहाँ पे वर्ड शेल लिख देते तो हमारा रिस्ट्रिक्टिव सेक्शन ही हो जाता। सो इट मीन्स अगर इन दोनों के अलावा भी हमारे पास कुछ और मोड है, तो वो भी आप यूज कर सकते हो कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए। ठीक है जी। सेक्शन 57। सेक्शन 57 बात करता है प्राइमरी एविडेंस के बारे में। हमने बात की थी कि किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए दो तरह के एविडेंस है हमारे बीएसए में, प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस। सेक्शन 57 बात करता है व्हाट आर द प्राइमरी एविडेंस, एंड सेक्शन 58 बात करता है सेकेंडरी एविडेंस के बारे में। तो हम पहले करते हैं सेक्शन 57। ये हमारा प्री पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आप इसको ध्यान से इसको आप एक एक वर्ड को अच्छे से रीड करें। तो प्राइमरी एविडेंस, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो हमारा प्राइमरी एविडेंस है किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए, सबसे अच्छी चीज क्या होगी कि वो डॉक्यूमेंट खुद ही आ जाए। अगर आप बात करें, प्राइमरी एविडेंस मींस द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। तो पहला प्राइमरी डॉक्यूमेंट क्या हो गया कि डॉक्यूमेंट इटसेल्फ आ रहा है, अब इटसेल्फ प्रोड्यूस्ड फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, तो हम उसको क्या कहेंगे, प्राइमरी एविडेंस, राइट। एक्सप्लेनेशन वन बात करती है वेयर अ डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स। विच मीन्स कि एक डॉक्यूमेंट को आपने सेवरल पार्ट्स में आपने उसको एग्जीक्यूट किया है। सो ईच पार्ट इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जांपल इसके दो कोनोटेशंस हो सकते हैं कि हमने पार्ट, फर्स्ट पार्ट हमने जनवरी में बनाया किसी कॉन्ट्रैक्ट का,
सेकंड पार्ट हमने फरवरी में बनाया, थर्ड पार्ट हमने मार्च में बनाया। तो आप जो कोई भी एक जो एक पार्ट है एक ट्रांजैक्शन का, एग्जीक्यूशन का, राइट, तो आप किसी को भी कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है, टू अप्रूव द एग्जीक्यूशन। कि चाहे आप फर्स्ट पार्ट को लेके आ रहे हो चाहे आप थर्ड पार्ट को लेके आए हो, इट विल बी कंसीडर्ड एज अ प्राइमरी एविडेंस, राइट। तो इसकी एक तो कनोटेशन ये होगी। और सेवरल पार्ट्स की कनोटेशन क्या हो सकती है? फॉर एग्जांपल, मैंने एक, जैसे हम देखते हैं ना, एक बिल कॉपी है, जैसे कोई एक ही बिल है, इसके नीचे मैंने कार्बन कॉपी रख दी। ये मैं जैसे कोई मैं बिल काट रहा हूँ, मैंने, ये मेरे एक बिल बुक है, इसके ऊपर मैंने अपना कार्बन कॉपी रख दी, इसके ऊपर एक और पेज रख दिया। तो अगर मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट लिख रहा हूँ, तो ये भी जो मेरा पीछे वाला डॉक्यूमेंट कार्बन जो कॉपी है, ठीक है, तो उसको भी आप क्या कहोगे? एग्जीक्यूटेड इन सेवरल पार्ट्स। तो जो वो कार्बन कॉपी होगी उसको भी हम क्या कहेंगे? प्राइमरी डॉक्यूमेंट कहेंगे, उसको सेकेंडरी नहीं कहेंगे। ये कई बार एग्जाम्स में प्री के क्वेश्चन में आ जाता है। जो ये कार्बन कॉपी है, क्या ये सेकेंडरी है या प्राइमरी है? इट इज ए प्राइमरी एविडेंस। एक्सप्लेनेशन टू, where a document is executed in counterparts. For example, ये एक कॉन्ट्रैक्ट की दो पार्ट्स हैं, इस पे ए ने साइन कर दिया, ए ने साइन करके इसको बी को दे दिया, और यहाँ पे बी ने साइन करके ए को दे दिया। तो ये क्या कह रहे हैं? वेयर डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट्स, कि उसने वो वाला साइन कर दिया, उसने वो वाला साइन कर दिया। each counterpart being executed by one of the sum of the parties only. Each document, each counterpart is a primary evidence as against the party executing it. It means कि जो ये वाला डॉक्यूमेंट है जो ए ने साइन किया था वो बी के पास है, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ प्राइमरी डॉक्यूमेंट एज अगेंस्ट ए। बट अगर लाइकवाइज जो ये डॉक्यूमेंट है, this document will be considered as a primary document as against B, because यहाँ पे एग्जीक्यूशन किसने किया है? B ने किया है, राइट। तो इसके साथ अगर आप सेक्शन 58 का फोर्थ पॉइंट पढ़ोगे ना, वो बात कर रहे हैं काउंटर पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स एज अगेंस्ट द पार्टीज हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम। तो इसका क्या मतलब है कि ये है डॉक्यूमेंट वन, ये है डॉक्यूमेंट टू। जो ये डॉक्यूमेंट वन है जिसने साइन किया, उसके खिलाफ क्या होगा? प्राइमरी डॉक्यूमेंट होगा आपका, ठीक है जी। और अगर मैं बात करूं जो डॉक्यूमेंट टू है, डॉक्यूमेंट टू क्या होगा? बी का प्राइमरी डॉक्यूमेंट। बट डॉक्यूमेंट टू ए के लिए क्या होगा? डॉक्यूमेंट टू पे तो ए ने एग्जीक्यूट नहीं किया, उसने तो बी ने एग्जीक्यूट किया है। तो ए के लिए जो डॉक्यूमेंट टू है जिसके ऊपर उसके साइन नहीं है, वो क्या होगा? सेकेंडरी एविडेंस होगा। लाइकवाइज जो डॉक्यूमेंट वन है वो बी के लिए क्या होगा? सेकेंडरी होगा। और बी के लिए प्राइमरी कौन सा होगा? डॉक्यूमेंट नंबर टू जो उसने ही एग्जीक्यूट किया है, ठीक है जी। तो ये चीज आपको प्री में पूछ लेते हैं एग्जाम में कि प्राइमरी डॉक्यूमेंट कौन सा है और सेकेंडरी डॉक्यूमेंट कौन सा है, तो इस चीज के लिए आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है जी। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एक्सप्लेनेशन थ्री, where a number of documents are all made by one uniform process. फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर्स, जैसे न्यूज़पेपर्स पब्लिश होते हैं एक के बाद एक, है ना, एक एक ही प्रोसेस में होते हैं। एज इन केस ऑफ प्रिंटिंग, लिथोग्राफी और फोटोग्राफी। जैसे मैंने एक नेगेटिव से 10 फोटो कॉपीज को निकाल दिया, ईच इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द रेस्ट। जैसे एक नेगेटिव से मैंने 10 कॉपीज निकाल दी, जो वो 10 कॉपीज हैं वो एक दूसरे के लिए क्या है? प्राइमरी एविडेंस है, ठीक है। बट वेयर दे ऑल आर कॉपीज ऑफ अ कॉमन ओरिजिनल, दे आर नॉट प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द ओरिजिनल। तो वो एक मेरे पास नेगेटिव
फोटो है, उसमें से मैंने कम से कम मैंने 5 मैंने वो निकाल ली, ओरिजिनल फोटोग्राफ्स निकाली मैंने। इस ये थी नेगेटिव। जो ये मैंने 10 निकाली, ये मैंने एक ही प्रोसेस में से निकाली, तो ये एक दूसरे के लिए क्या हो जाएंगी, प्राइमरी। बट जो ये नेगेटिव है, नेगेटिव के लिए ये प्राइमरी नहीं होंगी, ठीक है जी। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन 3 बात करता है। इसको आप इलस्ट्रेशन के साथ एडिट कर सकते हो। ए अ पर्सन इज शोन टू हैव बीन पोजेशन ऑफ नंबर ऑफ प्ले कार्ड्स, ठीक है जी, ऑल प्रिंटेड एट वन टाइम फ्रॉम वन ओरिजिनल। एक ओरिजिनल से काफी प्ले कार्ड्स को प्रिंट किया गया। एनी वन ऑफ द प्ले कार्ड्स, कोई भी जो इतने प्ले कार्ड्स को उन्होंने प्रिंट किया, एनी वन ऑफ द प्ले कार्ड इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द अदर। एक दूसरे के प्रति वो क्या होंगे, प्राइमरी एविडेंस होंगे। बट जो ओरिजिनल था, बट नो वन ऑफ देम इज प्राइमरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द ओरिजिनल। जो ओरिजिनल है उसका नहीं होगा, उसका वो प्राइमरी एविडेंस नहीं होगा, वो एक दूसरे के होंगे, ठीक है जी। तो इस चीज को आपको क्लियर होना चाहिए। Explanation 4. Where and where an electronic or digital record is created, stored, and such storage occurs simultaneously or sequentially in multiple files. Each such file is primary evidence. For example, मैंने कुछ डाउनलोड किया या मैंने कुछ वीडियो क्रिएट की, और वो वीडियो क्रिएट मेरे लोकल डिस्क सी में भी सेव होगी, डाउनलोड्स में, और मेरे लोकल डिस्क ई में भी सेव होगी। तो वो क्या है, सिमुलेटेनियसली हो रही। इट मींस कि वहां पे फैब्रिकेशन है, वहां पे कुछ चेंजेस वहां पे नहीं हुए हैं, ठीक है जी। तो वो क्या हो जाएंगे, प्राइमरी एविडेंस हो जाएगा। नेक्स्ट इज एक्सप्लेनेशन 5। वेयर एन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द प्रॉपर कस्टडी। इट मींस कि एक प्रॉपर कस्टडी से चीजें आनी चाहिए, ऐसा ना हो कि वो हम कहीं से भी उसको रिट्रीव कर रहे हैं। बिकॉज ये हमें क्या इंश्योर करते हैं कि कुछ फैब्रिकेशन नहीं हुई है। विच इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड इज अ प्राइमरी एविडेंस अनलेस इट इज डिस्प्यूटेड, राइट। Where a video recording is simultaneously stored in electronic form or transmitted or broadcast or transferred to another, each of the stored recording is a primary evidence. For example, मैंने पेन ड्राइव में डाल दी, ठीक है जी, तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे लिए प्राइमरी एविडेंस हो जाएगा। लिखा ना, सिमुलेटेनियसली स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, या आपने उसको ब्रॉडकास्ट कर दिया, ईमेल होगी, राइट। सिमुलेटेनियसली, इसमें कीवर्ड क्या है कि उसी वक्त। एक्सप्लेनेशन 7। वेयर एन इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड इज स्टोर्ड इन मल्टीपल स्टोरेज spaces in a computer resource, each such automated storage including temporary files is a primary evidence। ये एक्सप्लेनेशन 4, 5, 6, 7 ये अभी न्यू इनकॉर्पोरेट की गई है बीएसए में, ये पहले नहीं थी। पहले सिर्फ एक्सप्लेनेशन 3 तक था, सेक्शन 57 प्राइमरी एविडेंस का, राइट। नेक्स्ट इज, इसमें ना एक हमारे पास एक चीज थी, जो हिमाचल प्रदेश का एक्साइज एक्ट था, एक्साइज एक्ट 2011। इसमें जो हमारे पास था सेक्शन 65 का सबसेक्शन 4। इन्होंने ये चीज क्या कहते थे, नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन इंडियन एविडेंस एक्ट या सीआरपीसी, एवरी कोर्ट ट्राइंग एन ऑफेंस शेल ट्रीट द इन्वेंट्री, कहते जो इन्वेंट्री होगी, ठीक है जी, या फोटोग्राफ्स होंगे, या आपके पास लिस्ट ऑफ सैंपल्स होंगे, राइट, एंड दे आर सर्टिफाइड बाय द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, इनको क्या कंसीडर किया जाएगा, प्राइमरी एविडेंस कंसीडर किया जाएगा। ये क्या है, हमारा स्पेशल लॉ है। बीएसए क्या है, हमारा जनरल लॉ। तो जो एक मैक्सिम है
जनरल या स्पेशली बस डेरोगेंट है, वो क्या कहती है कि जहाँ पे आपके पास जनरल लॉ है और जहाँ पे आपके पास एक स्पेशल लॉ है, एचपी एक्ट इज लोकल लॉ, राइट। तो जहाँ आपके पास लोकल लॉ है या स्पेशल लॉ है, अगर वो कुछ ऐसी चीजें कह रहे हैं विच आर इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजंस ऑफ द जनरल लॉ, तो वहां पे हमारा जनरल लॉ और लोकल लॉ प्रिवेल करेगा, राइट। तो यहाँ पे अगर हम बीएसए में देखें तो ये चीजें क्या है, ये चीजें सेकेंडरी है, बट बाय द वर्च्यू ऑफ एचपी एक्साइज एक्ट ये चीजें क्या हो जाती हैं, प्राइमरी एविडेंस बन जाती हैं, ठीक है जी। आगे हम बात करते हैं सेकेंडरी एविडेंस के बारे में। सेकेंडरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस का सेक्शन है सेक्शन 58। 58 बात करता है सेकेंडरी एविडेंस इंक्लूड्स। इंक्लूड्स का मतलब क्या होता है कि ये इलस्ट्रेटिव है, एग्जॉस्टिव नहीं है। जो ये हम आपको आठ आपको चीजें आठ सेकेंडरी एविडेंस बता रहे हैं, दीज आर ऑल आर द एग्जॉस्टिव लिस्ट, नॉट दीज आर द इलस्ट्रेटिव लिस्ट, नॉट एग्जॉस्टिव, ठीक है जी। ये हमें किसने बताया था, जो पहले मैंने पिछले इससे पहले जो मैंने बात की थी कार्बन कॉपी की, कार्बन कॉपी के बारे में, उसके ऊपर हम केस लो था कमला वर्सेस सुशीला थापर। कमला वर्सेस सुशीला थापर, इट वाज द केस लॉ ऑफ 1983 इलाहाबाद हाई कोर्ट। इन्होंने कहा था कि जहाँ पे हम कार्बन कॉपी से कोई दो डॉक्यूमेंट जो बन रहे हैं, जो कार्बन कॉपी होगी उसको हम क्या कहेंगे, प्राइमरी एविडेंस कहेंगे, ना कि सेकेंडरी एविडेंस, ठीक है जी। तो हमारा था सेक्शन 58, सेकेंडरी एविडेंस इंक्लूड। जो वर्ड इंक्लूड यहाँ पे लिखा गया है उसका उसकी क्या इंटरप्रिटेशन है। इंक्लूड्स कहता है कि इट इज द इलस्ट्रेटिव नॉट द एग्जॉस्टिव, ठीक है जी। तो ये एक हमारे पास केस लो था अलच्छू वर्सेस दवारीमल, 1896 इलाहाबाद हाई कोर्ट, राइट। इन्होंने कहा था कि जो ये सेकेंडरी एविडेंस की जो ये लिस्ट है इट इज नॉट एग्जॉस्टिव लिस्ट, इसमें कई चीजें और भी इंक्लूड हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल ड्राफ्ट्स। फॉर एग्जांपल कोई ओरिजिनल था, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का मैंने कोई ड्राफ्ट बना लिया, ठीक है। अब जो ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है इट इज लॉस्ट, जो मेरे ये ड्राफ्ट है मैं इसको भी एविडेंस में लेके आ सकता हूँ। ये हमें किसने बताया था, केरला हाई कोर्ट ने, इन द केस लॉ ऑफ पी कुन्नाहुमंद KUNHA वर्सेस मूसन कुट्टी। इट वाज द केस लॉ ऑफ 1972 केरला, राइट। तो इन्होंने कहा था कि आप ड्राफ्ट्स भी दे सकते हो एज अ सेकेंडरी एविडेंस जहां आपके पास ओरिजिनल या प्राइमरी डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, सर्टिफाइड कॉपीज गिवन अंडर द प्रोविजंस हेयर इन आफ्टर कंटेन। तो हमारा पहला सेकेंडरी एविडेंस क्या हो गया, सर्टिफाइड कॉपीज। सर्टिफाइड कॉपीज अगर मैं बात करूं, ये सर्टिफाइड कॉपीज कैसे बनती हैं, ये हमें कौन बताता है, सेक्शन 75 BS होगा कि सर्टिफाइड कॉपीज कैसे बनेंगी और आप इसको कैसे दे सकते हो, आप इसका प्रूफ क्या होगा। 76 बात करता है, ये हमें अलाउ करता है कि आप सर्टिफाइड कॉपीज एज एन एविडेंस आप दे सकते हो। तो सर्टिफाइड कॉपीज जनरली किस डॉक्यूमेंट्स की होती हैं, हम देखते हैं कि कोई जजमेंट आ गई, कोर्ट की कोई जजमेंट आ गई, हमने कोर्ट से किसी उस जजमेंट की कॉपी लेनी है, तो अपील डालने के लिए हम ऐसे सिंपल कॉपी तो इंटरनेट से ही हमें मिल जाती है, जो ऐप होती है ई कोर्ट्स पे आपको ऑनलाइन कॉपी वगैरह मिल जाती है। बट जब हम अपील डालते हैं हम क्या लेते हैं, अटेस्टेड
या सर्टिफाइड कॉपी, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द जजमेंट। हम जब अपील डालते हैं तो हम सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट की देते हैं। आ गया। तो कोर्ट की हम सर्टिफाइड कॉपी को अपील के लिए लगाते हैं, ठीक है जी। तो आप देख सकते हो, तो जजमेंट क्या है, पब्लिक डॉक्यूमेंट है। तो हम आगे भी बात करेंगे कि आप पब्लिक डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए सर्टिफाइड कॉपीज लगाई जाती हैं, ना कि उस, जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपका कोई, जैसे कोई अगर कोई जजमेंट है, तो आप उस जजमेंट को थोड़ी आप उठा के ले आओगे, उस फाइल को, उस फाइल में से उठा के थोड़ी आप उस जजमेंट को वहां पे लगा दोगे। आप उसकी क्या लगाओगे, सर्टिफाइड कॉपीज लगाओगे। या कोई भी रजिस्टर है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपकी कोई जमीन की कोई ओनरशिप है, तो जो आपकी फर्द वगैरह है, इंतकाल वगैरह है, राइट, तो उसकी क्या लगती है, सर्टिफाइड कॉपीज लगती हैं। बिकॉज हम अब पब्लिक जो डॉक्यूमेंट्स हैं हम उसको वहां से डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, ठीक है, तो हम वहां से क्या लगा देते हैं, सर्टिफाइड कॉपी लगा देते हैं। नेक्स्ट इज copies made from the original by mechanical process which in themselves ensure the accuracy of the copy। कि आपने ओरिजिनल से कोई ऐसी कॉपी बनाई मैकेनिकल प्रोसेस से जो इंश्योर करती है कि जो ये कॉपी है ये बिल्कुल ओरिजिनल है। मींस कि एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, उससे आपने एक कॉपी बना ली, कॉपी वन लगा लो, बाय मैकेनिकल प्रोसेस। जो ये क्या इंश्योर करता है, जो ये कॉपी वन है ये बिल्कुल एक्यूरेट है, ठीक है जी। एंड द कॉपीज कंपेयर्ड विद सच कॉपीज, अगर आपने इससे कोई कॉपी उसी प्रोसेस से बनाई है, मैकेनिकल प्रोसेस से बनाई है, तो आपने अगर इस कॉपी को इसी कॉपी से कंपेयर किया है, तो आप इस कॉपी को एज एन सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो। ये हमें बात करता है पॉइंट टू। इसके लिए आप इलुस्ट्रेशन को रीड कर सकते हो। इलुस्ट्रेशन ए, अ फोटोग्राफ इज एन ओरिजिनल, a photograph of an original is secondary evidence of its contents, though the two have not been compared, if it is proved that the thing photographed was the original। कि चाहे इसको और उसको कंपेयर नहीं किया गया, ठीक है, बट कि वो क्या कहते हैं कि अगर ये अप्रूव कर दिया गया कि जो ये मैकेनिकल प्रोसेस से लिया गया था, इट वाज टेकन फ्रॉम द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, तो ये क्या हो जाएगा, आपका सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगा। जो इसकी इलुस्ट्रेशन टू है वो क्या बात करती है, कॉपी कंपेयर्ड विद द कॉपी, अ कॉपी, copy 2 compared with the copy 1 of a letter made by the copying machine। यहाँ पे जो कॉपिंग मशीन है इसको ये इंश्योर किया गया है कि इट इज टेकन फ्रॉम द मैकेनिकल प्रोसेस विच इंश्योर्स द एक्यूरेसी ऑफ द कॉपी, is a secondary evidence of the contents of the letter if it is shown that the copy made by the copying machine was made from the original। कि जो ये कॉपी थी ये ओरिजिनल से ही कॉपी बनाई गई थी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉपी भी क्या हो जाएगी, सेकेंडरी एविडेंस माना जाएगा, राइट। जो हमारा पॉइंट थर्ड है, कॉपीज मेड और कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल, इट मींस कि कोई ऐसी कॉपी है, कोई ऐसी कॉपी, फॉर एग्जांपल इसी, मैंने फॉर एग्जांपल एक हमारे पास अब ओरिजिनल थी, उससे मैंने जेरोक्स कर ली, फॉर एग्जांपल मैंने सिंपल फोटो कॉपी कर ली, तो अगर जब तक ये कॉपी ओरिजिनल से कंपेयर नहीं किया जाएगा, सच कॉपी कैन नॉट बी टेकन एज देन सेकेंडरी एविडेंस, राइट।
पहले वाले में क्या था कि एक मैकेनिकल प्रोसेस था। फॉर एग्जाम्पल कोई फोटो कॉपी है, हम कोई जेरोक्स कर रहे हैं, तो क्या वो उसकी क्या वो एक्यूरेट है? फॉर एग्जाम्पल ये मेरा डॉक्यूमेंट है, अगर इसको मैंने फोटो कॉपी करना है, यहाँ पे मैंने फॉर एग्जाम्पल कोई वर्ड लिखा हुआ है कि आई हैव नोट गिवन द मनी, ठीक है, तो वहां पे मैंने नोट के ऊपर टेप लगा दी, टेप लगाने के बाद मैंने उसको जेरोक्स कर लिया, तो वो नोट जेरोक्स कॉपी में वो नहीं आएगा। तो इसी वजह से जो जेरोक्स है उसको तब तक आप एविडेंस में आप उसको नहीं लेके आ सकते जब तक आप उसको ओरिजिनल के साथ कंपेयर आप नहीं करते, राइट? तो आप देख सकते हो जेरोक्स वाला पॉइंट पॉइंट नंबर थर्ड में आएगा, ना कि पॉइंट नंबर सेकंड में आएगा। ठीक है जी। तो अक्सर एडवोकेट्स क्या करते हैं, एडवोकेट्स इस पॉइंट पे गलती कर देते हैं कि वो सिर्फ फाइल में या जेरोक्स कॉपी कोर्ट में लगा देते हैं। तो उन्हें क्या करना चाहिए, ही हैज टू फाइल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विद द जेरोक्स कॉपी। ठीक है। ठीक है, उससे क्या चीज़ है कि जब आपने ओरिजिनल भी जेरोक्स के साथ आपने लगानी है, अगर आपको ओरिजिनल कॉपी वापस चाहिए तो वो आप कोर्ट को बताओगे, कोर्ट जेरोक्स और ओरिजिनल को कंपेयर करेगा, उसे लगता है भी ये बिल्कुल ठीक है, उसको सर्टिफाई करने के बाद आपको ओरिजिनल वापस कर देगा। ठीक है जी। तो ये हमारा लॉ है जेरोक्स कॉपी कॉपी के ऊपर। इसके ऊपर एक केस लॉ भी है, जे यशोदा वर्सेस के शोभा रानी, शोभा SOBHA, शोभा रानी। इट वाज द केस लॉ ऑफ 2007 सुप्रीम कोर्ट, जिसमें बताया गया था कि आपको जेरोक्स कॉपी को एविडेंस तब लेना है जब आपने जेरोक्स कॉपी को ओरिजिनल के साथ कंपेयर आपने कर लिया। तो कंपैरिजन विद द ओरिजिनल ऑफ द जेरोक्स कॉपी इज एसेंशियल फीचर, राइट? सो हमारा फोर्थ पॉइंट है काउंटर पार्ट्स। इसके लिए पहले हम इलुस्ट्रेशन सी को रीड करते हैं। अ कॉपी कॉपी ट्रांसक्राइब फ्रॉम अ कॉपी, इट मींस हैंड रिटन, कि मैंने इसी डॉक्यूमेंट से मैंने सेम टू सेम अपने हाथ से लिख दिया। सो अ कॉपी ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम अ कॉपी बट आफ्टरवर्ड्स compared with the original is a secondary evidence, right? तो फॉर एग्जांपल जो ये कॉपी थी, इट इज नॉट टेकन, या फॉर एग्जांपल मैंने ओरिजिनल से कोई कॉपी बनाई, हैंड रिटन, ठीक है जी, कॉपी थ्री। तो इससे हम सेकेंडरी एविडेंस तब मानेंगे जब कोर्ट ने इसको इसके साथ कंपेयर कर लिया, राइट? बट द कॉपी नॉट सो कंपेयर्ड, अगर इस कॉपी को इससे कंपेयर नहीं किया गया, इट इज नॉट एन सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द ओरिजिनल, ऑल्दो the copy from which it was transcribed was compared with the original। for example ये कह रहे हैं जो लास्ट लाइन है कि फॉर एग्जांपल मैंने इससे मैकेनिकल प्रोसेस से कॉपी वन बना ली, ये मैंने लिख ली हैंड रिटन। तो हमारा लोग क्या कहते हैं कि इसको जो ये हैंड रिटन है उसको आपने इसके साथ कंपेयर करना है, तो तभी जाके वो क्या बनेगा, सेकेंडरी एविडेंस बनेगा। ठीक है। चाहे ये अगर मैंने इस कॉपी को कॉपी वन के साथ कंपेयर कर लिया, तो ये साफ साफ मना कर रहे हैं कि आपको सिर्फ कंपेयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ ही करना है। अगर मैं कॉपी वन के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, इट विल नॉट मेक इट अ सेकेंडरी एविडेंस, राइट? चाहे कॉपी वन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से ही बना है, उसका कोई इशू नहीं है, बट जो कॉपी टू है उसको अपने ओरिजिनल के साथ ही आपने कंपेयर करना है। एक बार हम फिर से रीड करते हैं इलुस्ट्रेशन को। A copy transcribed from a copy but afterwards compared with the original is secondary evidence, but the copy not so compared is not secondary evidence of the original। ठीक है। ऑल्दो चाहे
the copy from which it was transcribed. The copy from which it was transcribed was compared with the original। चाहे इसको कंपेयर कर लिया था, इसको आप इसको भी करना था फिर आपने। ठीक है जी, तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी एविडेंस नहीं होगा। नेक्स्ट इज काउंटर पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स अगेंस्ट द पार्टीज हु डिडंट एग्जीक्यूट देम। हमने बात की थी कि जहां पे आपका counterparts of documents as against the parties as against the A who didn't execute them। तो इसके लिए ए के लिए सेकेंडरी एविडेंस क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट नंबर 2, जो इसने एग्जीक्यूट नहीं किया। बी के लिए सेकेंडरी एविडेंस क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट नंबर 1, जो इसने एग्जीक्यूट नहीं किया। ए के लिए प्राइमरी डॉक्यूमेंट क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट नंबर 1, जो इसने एग्जीक्यूट किया है। बी के लिए प्राइमरी डॉक्यूमेंट को प्राइमरी एविडेंस क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंट नंबर 2, जो इसने एग्जीक्यूट किया है। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट, ओरल अकाउंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट गिवन बाय सम पर्सन हु हैज हिमसेल्फ सीन इट। तो मैंने कोई डॉक्यूमेंट देखा कि अब उससे मैं ओरली बता रहा हूँ, तो वो भी क्या चीज हो जाएगी, सेकेंडरी एविडेंस होएगा, राइट। ये क्या कह रहे हैं, द ओरल डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कंटेंट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट। यहाँ पे डॉक्यूमेंट का मतलब है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जांपल ये है ओरिजिनल और ये है कॉपी। ए ने ये देखा और ये अभी ओरल एविडेंस दे रहा है, इट इज द सेकेंडरी। बट अगर ए ने कॉपी देखी, अभी ये ओरल दे रहा है, तो इट इज नॉट एन सेकेंडरी एविडेंस, राइट। इसके लिए आप इलस्ट्रेशन को रीड कर सकते हो, इलस्ट्रेशन डी। नीदर एन ओरल अकाउंट ऑफ कॉपी कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल, राइट। चाहे आप इस कॉपी का को देख के आप बता रहे हो, ठीक है। इट इज नोर एन ओरल अकाउंट ऑफ फोटोग्राफ। फोटोग्राफ क्या है, सेकेंडरी। जो फोटोग्राफ का जो नेगेटिव है वो क्या है, प्राइमरी। और मशीन कॉपी ऑफ द ओरिजिनल इज सेकेंडरी एविडेंस, वो कुछ भी सेकेंडरी एविडेंस नहीं हो जाएगा। ठीक है जी। अगला पॉइंट, फिफ्थ सिक्स सेवंथ एट्थ, ये बीएसए में भी नए आए हैं। ओरल एडमिशंस हो गए, रिटन एडमिशंस हो गए। कि अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई डॉक्यूमेंट है, आप ओरल आप एडमिट कर रहे हो भी, हाँ जिसमें ये चीजें थी। एडमिशंस का क्या मतलब हो जाता है कि आपके इंटरेस्ट के खिलाफ है। अगर आप कुछ ऐसा दे रहे हो, एडमिट कर रहे हो, तो इट इज रेलिवेंट। ठीक है। रिटन एडमिशंस आप दे रहे हो, या लास्ट पॉइंट क्या है, एविडेंस ऑफ अ पर्सन हु हैज एग्जामिन्ड अ डॉक्यूमेंट, द डॉक्यूमेंट the original of which consists of numerous accounts of other documents which cannot be conveniently be examined in court। फॉर एग्जाम्पल काफी इतनी इतनी सारी रिपोर्टें हैं वगैरह है, ठीक है। तो आप उसको सभी को लेके आने की वजह से आपने सभी का एक ब्रीफ कर दिया। ठीक है, जिसे हम कहते हैं ना, इंग्लिश में हम प्रेस ही करते हैं कि आपको एक बड़े पैरे को आपको छोटे में तब्दील करना है। तो उसी तरह से अगर आपने सभी रिपोर्ट्स का एक आपने ब्रीफ बता दिया, तो जो वो ब्रीफ होगा उसको आप क्या कहोगे, सेकेंडरी एविडेंस कहोगे, राइट। तो ये थे हमारा सेकेंडरी एविडेंस कौन कौन से हो जाते हैं, सेक्शन 58। आगे हम बात करते हैं सेक्शन 59। सेक्शन 59 बात करता है प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय प्राइमरी एविडेंस। डॉक्यूमेंट्स shall, which means documents shall be proved by primary evidence। कि कोई भी डॉक्यूमेंट है वो प्राइमरी एविडेंस से ही आपको प्रूव करना है। सो व्हाट अबाउट सेकेंडरी एविडेंस, आगे लिखा है एक्सेप्ट इन केसेस हेयर इन आफ्टर मेंशन। फिर जो हम आपको आगे बता रहे हैं, ठीक है, वहां पे आप सेकेंडरी एविडेंस भी आप दे सकते हो। तो ये हमें कौन बताता है, सेक्शन 60। सेक्शन सेक्शन 60 क्या बात करता है कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, आपको सेकेंडरी एविडेंस व्हेन और विच, कब और क्या देना है।
ये हमें सेक्शन 60 बताता है इसके बारे में। तो अब सेक्शन 60 को रीड करते हैं। केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस relating to documents may be given। सेकेंडरी एविडेंस में बी गिवन ऑफ द एग्जिस्टेंस, मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि जो एक डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के तीन एस्पेक्ट्स हैं। उसका एग्जिस्टेंस, उसकी क्या कंडीशन है डॉक्यूमेंट की, और उसकी क्या कंटेंट्स हैं। आप इनके ऊपर आप एविडेंस सब जनरली हम कोर्ट में देते हैं। तो सेकेंडरी एविडेंस में बी गिवन ऑफ द एग्जिस्टेंस के ऊपर भी आप दे सकते हो, कंडीशन के ऊपर भी आप दे सकते हो, आप कंटेंट्स के ऊपर भी आप दे सकते हो। इन द फॉलोइंग केसेस, जो ये पॉइंट्स हमें बता रहे हैं ए से लेके जी तक, दीज आर द एग्जॉस्टिव। ठीक है जी। तो पॉइंट ए क्या बात करता है? when a document is shown or appears to be in the possession or the power of the person against whom डॉक्यूमेंट इज sought टू बी प्रूव्ड, कि वो डॉक्यूमेंट ए वर्सेस बी है। ए डॉक्यूमेंट को प्रूव करना, डॉक्यूमेंट को पेश करना चाह रहा है, बट जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो तो बी के पास है। बी तो इसको बिल्कुल भी नहीं देगा, राइट। तो ए यहाँ पे सेकेंडरी एविडेंस जो उसकी कॉपी है उसको कोर्ट में लगा सकता है। ऑफ द पर्सन आउट ऑफ रीच और नॉट सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। फॉर एग्जाम्पल वो फॉरेन में है, ठीक है जी, वो किसी देश का प्राइम मिनिस्टर बन गया। ऑफ एनी पर्सन लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस इट, तो आप इन पर्सन से, आप अगर इन लोगों के पास है तो आप सेकेंडरी एविडेंस ए दे सकता है। एंड व्हेन आफ्टर द नोटिस, जो सेक्शन 60, आप ए वाले पॉइंट में आप सेकेंडरी एविडेंस सिर्फ आप तभी दे सकते हो जब पहले आप दूसरी पार्टी को आप नोटिस आप भेजोगे। सेक्शन 64 में जो बात करते हैं कि आपको पहले नोटिस भेजना है कि आप इस डॉक्यूमेंट को पेश करो। ए बी को नोटिस भेजेगा कि आप इस डॉक्यूमेंट को पेश करो। अगर वो पेश नोटिस के बाद नहीं कर रहा, देन ओनली ए सेकेंडरी एविडेंस को प्रोड्यूस कर सकता है। बी पॉइंट, when the existence, condition or content of the documents have originals have been approved to be admitted in writing by the person against whom it is approved or by the representative in interest। it means कि जहाँ पे वो एडमिट ही कर रहा है, एडमिशन इन राइटिंग ही कर रहा है, तो वहां पे आप सेकेंडरी एविडेंस को आप अप्रूव कर सकते हो। जो उसका रिटन एडमिसिबल है, जो उसका रिटर्न में एडमिशन है, उसको आप कोर्ट में लेके आके पेश कर सकते हो। इसको आप ना एक्सप्लेनेशन जो 2 है उसके साथ आपको रीड करो। क्लोज बी, वो आप कैसे प्रूव करोगे? रिटर्न एडमिशन इज एडमिसिबल। मैंने आपको बताया भी, जो सेक्शन 60 है, सेक्शन 60 क्या बात करता है कि आपको ओरल एविडेंस आप कब दे सकते हो और क्या दे सकते हो। जैसे हमने पॉइंट ए को रीड किया था, उसमें लिखा है क्लोज ए सी डी में आप एनी सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट इज एडमिसिबल। इट मींस कि आप जो सेक्शन 58 में 8 पॉइंट्स हैं, उनमें से आप कोई भी सेकेंडरी एविडेंस उस केस में दे सकते हो जो पॉइंट्स ए सी और डी में फॉल कर रहा है। इट मींस आप ओरल एडमिशन भी वहां पे आप दे सकते हो, सिर्फ कॉपी तक सीमित नहीं है। इसके बाद हम सी पढ़ते हैं। व्हेन द डॉक्यूमेंट हैज बीन डिस्ट्रॉयड, डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। फॉर एग्जांपल कोई विल थी, विल को दूसरी पार्टी ने डिस्ट्रॉय कर दिया या लॉस्ट कर दिया। और द व्हेन द पार्टी ऑफरिंग द एविडेंस ऑफ इट्स कंटेंट्स कैन नॉट फॉर एनी अदर पर्पस नॉट अराइजिंग फ्रॉम हिज ओन डिफॉल्ट। इसका मतलब कि जो ए है, ए की कोई गलती नहीं है, ठीक है। तभी फॉर एग्जांपल अगर ए ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया तो अभी उसको हम थोड़ी अलाउ करेंगे भी आप सेकेंडरी एविडेंस को आप पेश अप कर सकते हो, राइट। जहां पे बी ने डिस्ट्रॉय कर दिया या इसने गुम कर दिया, वहां पे ए सेकेंडरी एविडेंस लेके आ सकता है। सी हो गया। डी, when the document is of such a nature as not to be easily movable, कि वो आप कोर्ट में उसको आप मूव करके आप उसको नहीं लेके आ सकते, तो आप कोई भी सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो, राइट। क्लोज ए,
अगर हम इसके साथ ई पॉइंट पढ़े, व्हेन द ओरिजिनल इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, जहां पे कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट है, ठीक है जी, कोई कोई फर्द है किसी चीज की, विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 74, जब हम ये रीड करेंगे तब हम बात करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय द पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, राइट। तो इसके साथ आपको क्लोज थर्ड रीड करना है। क्लोजेस ए एंड एफ ऑफ अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट बट नो अदर काइंड ऑफ सेकेंडरी एविडेंस इज एडमिसिबल। ये क्या बात करता है कि आपको जब आपके पास कोई पब्लिक डॉक्यूमेंट है, तब आपको उसको कैसे आपको प्रूव करना है, सर्टिफाइड कॉपी देके, राइट। तो इसमें ना एक केस आया था। उस केस में क्या था, कोई एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, वो पब्लिक डॉक्यूमेंट डिस्ट्रॉय या अवेलेबल नहीं है, जो उसकी सर्टिफाइड कॉपी थी वो भी गुम हो चुकी है, राइट, वो भी अवेलेबल नहीं है। तो क्या आप किसी और कॉपी को, किसी ऑर्डिनरी कॉपी को अलाउ कर सकते हो? तो ये एक हमारे पास केस था, मारवाड़ी, मारवाड़ी कुम्हार, कुम्हार वर्सेस भगवान पुरी, गणेशपुरी, गणेशपुरी। इट वाज द केस लॉ ऑफ 2000 सुप्रीम कोर्ट। इसमें बताया गया था कि ऑर्डिनरी, इसमें क्या था कि ओरिजिनल एंड सर्टिफाइड कॉपी वो चीजें गुम हो चुकी थी। तो कोर्ट ने इसमें प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी को अप्लाई किया और कहा कि वहां पे हम ऑर्डिनरी कॉपी को भी हम अलाउ कर रहे हैं, कि हमारा बेस्ट एविडेंस रूल क्या कहता है भी, कुछ तो आए, ठीक है। वहीं पे हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी है वो भी इसी बात को सपोर्ट करता है, तो इसलिए इसको इंक्लूड कर लिया गया था। एफ पॉइंट क्या कहता है, when the original is a document of which certified copy is permitted by this अधिनियम, ठीक है, दिस अधिनियम और बाय एनी अदर लॉ, अगर कोई भी हमारा बीएससी या कोई भी ऐसा लॉ कह रहा है कि आपको इस किसी भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को प्रूव करने के लिए आप सर्टिफाइड कॉपी दे सकते हो, तो आप वहां पे क्या दोगे, सर्टिफाइड कॉपी ही दोगे, राइट। क्लोज जी, क्लोज जी बात करता है, when the original consists of numerous accounts or other documents which cannot be conveniently be examined in court। फॉर एग्जाम्पल, मैंने जैसे आपको पहले बताया था कि इतने डब्बे भर के हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, इट इज वेरी इनकन्वीनियंट टू द कोर्ट, ठीक है, कि उसको एग्जामिन करे। द फैक्ट टू बी अप्रूव्ड इज द जर्नल रिजल्ट ऑफ द होल कलेक्शन, ठीक है। तो अब इसमें आप क्या दोगे, क्लोज फोर को आप रीड करो। क्लोज जी, एविडेंस may be given as to the general result of the documents which is, कि आप उसका जो जनरल रिजल्ट है इतने सारे डॉक्यूमेंट्स का, आप सिर्फ वो कोर्ट में पेश कर दोगे, दैट वुड बी कंसीडर्ड एज एन सेकेंडरी एविडेंस। क्लोज जी, evidence may be given as to the general result of the documents by any person who has examined them and who is skilled in the examination of such documents, right। तो आप उस चीज को आप अलाउ कर दोगे। तो इससे पहले इसके साथ हम वो भी पढ़ते हैं नोटिस के बारे में, जब हमने किया था ना कि ए पॉइंट जहाँ पे आपका, जब हमने देखा था ना सेक्शन 60 के क्लोज ए में, कि जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट किसी और पर्सन के पास है तो आपको पहले नोटिस देना है। तो नोटिस का बात की गई है सेक्शन 64 में। सेक्शन 64 क्या बात करता है, सेक्शन 64, जो पहले सेक्शन 66 था इंडियन एविडेंस एक्ट का, ये बात करता है नोटिस के बारे में। सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द डॉक्यूमेंट्स रेफर टू इन क्लोज ए, सिर्फ हम क्लोज ए की बात कर रहे हैं, और सेक्शन 60 शैल नॉट बी गिवन, आप सेकेंडरी एविडेंस वहां पे आप नहीं दोगे अनलेस द प्रपोजिंग पार्टी प्रपोजिंग इज ए, हमने बात की थी ना, पार्टी प्रपोजिंग ए टू गिव सच सेकेंडरी एविडेंस हैज प्रीवियसली, उसने पहले गिवन टू द पार्टी सच नोटिस, previously given to the parties in whose position or power,
कि बी को उस पर्सन ने या इसके एडवोकेट को या बी के एडवोकेट को या बी के रिप्रेजेंटेटिव को सच नोटिस टू प्रोड्यूस इट एज इज प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ, कि इसको नोटिस इनको नोटिस दिया गया था कि आप उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में आप पेश करो। एंड इफ नो नोटिस इज प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ देन सच नोटिस एज द कोर्ट कंसीडर्स रीजनेबल। ठीक है, जो नोटिस कोई कोई फॉर्म अगर कोर्ट में लॉ में हमारे पास है तो आप उसी फॉर्म में दोगे, तो कोई ऐसा कोई फॉर्म अवेलेबल नहीं है तो आप जनरल नोटिस भी दे सकते हो जिसको कोर्ट कहेगा भी हाँ जी इट इज अ रीजनेबल नोटिस, ठीक। उसके बाद ही आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो। जो हमारा प्रोवाइजो है इट इज एन एक्सेप्शन कि कहाँ पे आपको नोटिस देने की कोई जरूरत नहीं है, तो ये हमारा प्रोवाइजो बात करता है। तो हमारा प्रोवाइजो क्या कहता है, provided that such notice shall not be required in order to render secondary evidence admissible in any of the following cases or in any other case in which court thinks fit to dispense with it. इट मीन जो ये प्रोवाइजो की एक्सेप्शंस हैं हमारे ए से लेके एफ तक 6 एक्सेप्शंस हैं, इट इज नॉट एग्जॉस्टिव, राइट, कि कोर्ट को लगता है वो कोर्ट किसी और केस में भी डिस्पेंस नोटिस को कर सकता है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, when the notice when the document to be proved is itself a notice, जहाँ पे डॉक्यूमेंट ही नोटिस की तरह उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि ये आपने सेंड किया, ए कह रहा है कि इसको इस डॉक्यूमेंट पे आपने साइन किया था या नहीं किया था, ये साइन आपकी है या नहीं है, तो उसको हम नोटिस में हम उसको थोड़ी देंगे, हम उसी को ही डॉक्यूमेंट को लगा देंगे, ठीक है जी। B point, when from the nature of the case, the adverse party must show that must know the he will be required to produce it. For example, will होगी जहाँ पे मैंने कोई एक विल की कॉपी लगा दी कि इस पे तो ए कह रहा है इस पे तो ही मेरे को जमीन मिल रही है, तो ये पता ही है कि यहाँ पे बी भी अपनी फिर विल लेके आएगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को लेके आएगा, तो वहां पे नोटिस देने का क्या फायदा। C. When it appears to or is approved that the adverse party has obtained the possession of the original by fraud or force, यहाँ पे बी ने फोर्सफुली या ही उसको उस डॉक्यूमेंट को ले लिया, तो चाहे उसको आप नोटिस भी भेज दोगे, उस पर्सन ने लेके ही नहीं आना, ठीक है, तो क्यों ही हमने नोटिस भेजना। When the adverse party or his agent has original in the court, जहाँ पे इनके पास उसी वक्त कोर्ट में ही है ओरिजिनल, राइट, तो वहां पे आपको प्रीवियसली नोटिस देने का कोई फायदा नहीं है। When the adverse party or his agent has admitted the loss of the document, जहाँ पे बी या इसकी एजेंट ने एडमिट कर लिया कि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो ये हमसे गुम हो चुका है, इट इज लॉस्ट, तो वहां पे ए क्या दे सकता है, सेकेंडरी एविडेंस दे सकता है। लास्ट इज when the person is possession of the document is out of the reach or is not subject to the process of the court, सेम चीज कि जहाँ पे फॉर एग्जांपल ओबामा को आप या किसी ट्रम्प को जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है ना, तो हम उसको दे आर नॉट सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ द इंडियन कोर्ट्स, राइट, तो आप उनको वहां पे भी नोटिस देने की जरूरत नहीं है, आप सेकेंडरी एविडेंस को पेश कर सकते हो बिना कोई नोटिस दिए, राइट। तो आज हमने बात की थी प्राइमरी एविडेंस क्या होते हैं, सेकेंडरी एविडेंस क्या होते हैं। एज ए जनरल रूल आपको सेक्शन 59 बात करता है कि आपको सेकेंडरी एविडेंस आपको देने हैं, बट एक्सेप्ट इन द केसेस हेयर इन आफ्टर मेंशन, दैट इज सेक्शन 60, कि जहाँ पे हम आपको अलाउ कर रहे हैं उन केसेस में आप ये सेकेंडरी एविडेंस कोर्ट में आप दे सकते हो। इसके साथ हमने सेक्शन 64 को पढ़ा। सेक्शन 64 बात करता है नोटिस के बारे में, राइट। तो आज हम इतना ही रखते हैं। इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द सेक्शन 61, 62, 63 की इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में जो अभी एडमिसिबिलिटी है इसमें क्या चेंजेस आए हैं, आपने इसको कैसे आप एडमिसिबल आप इसको करवा सकते हो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, जो पहले होता था 65B का सर्टिफिकेट लगता था, राइट। तो उसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।